जितनी ऊष्मा सन से आई है 100 यूनिट आई है, वापस कितनी जाएगी? तो अगर ऊष्मा नहीं जाएगी तो पृथ्वी आग का गोला हो जाएगी ना। जितनी आई है वापस भी जाना है। लगभग 60% कैसे कहाँ पढ़ाया पहले 45 अच्छा देखिए, हाल सोचो। अच्छा सुनिए मेरी बात, थोड़ा सा ध्यान दिया। मान लिया आज 100 यूनिट ऊष्मा आई, 100 60 बता रहा चली गई, तो 40 बच गई। दूसरे दिन फिर 100 आई, फिर 60 चली गई, कितना बचा? 40 80 यूनिट हो गई। और ये पृथ्वी पर डे अगर 40 यूनिट बच जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा पृथ्वी आग का गोला हो जाएगी। बताओ। हाँ सर, पूरा गोला हो जाएगी ना। तो क्या ये सही है? नहीं सर, पूरा लगभग पूरा 68% भी अगर होगा तो बात वही थोड़ा सा बढ़ता जाएगी। जैसे कि सर वो इतना धरातल पे आ गया 65-70% लगभग वो धरातल पे आता है। ये 100% अगर आई है तो अप्रॉक्सीमेट 100 को वापस होना पड़ेगा। जी सर। वो थोड़ा सा जो ट्रैप हो जा रही है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये थोड़ी थोड़ी ऊष्मा को अवशोषित किए रहती हैं और इसी की वजह से पृथ्वी का धरातल ये गर्म होता है। इस तरह से अगर ये गर्म ना हो, जितनी आई चली जाए तो पृथ्वी बर्फ का गोला हो जाएगी ना। जी सर। जैसे और प्लैनेट्स हैं, जितना सन की लाइट आती है सब वापस हो जाती है, इसीलिए वो बर्फ का गोला हो जाती है, इसलिए वहां लाइफ नहीं हो पा रही ना। जी सर। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत जरूरी है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो हमारा टेम्परेचर मॉडरेट कैसा रहेगा? नहीं होगा ना। मतलब जितनी आई जितनी चली गई तो फिर जीरो हो जाएगा, और जीरो का मतलब बर्फ हो जाएगी ना। तो हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो सन की लाइट आती हैं, वो सब चलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा ये अवशेषित अपने अंदर किए रहती है। इसी वजह से ये हमारा टेम्परेचर पृथ्वी का एक बेहतरीन बना रहता है। इसीलिए CO2 के लेयर को क्या बोला जाता है? CO2 का ब्लैंकेट बोला जाता है। CO2 के लेयर को CO2 ब्लैंकेट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कंबल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये पृथ्वी को गर्म रखता है। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉन्सेप्ट कहां से आया, जिसे हम लोग पढ़ने में अर्थ वार्मिंग जब होती है सर। देखो मेरी बात, अर्थ वार्मिंग यहाँ पर पृथ्वी के ये वाले रीजन पे जो सन की लाइट गिरती है, गर्म रहती है और प्रकाश संश्लेषण बड़े आसानी से होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप खुद सोचिए कि इन सब जगहों पर सन की लाइट तो बहुत तिरछी पड़ती है ना। जी जी। तो यहाँ भी तो कंट्री है, यहाँ पर कृषि खेती कैसे होगी? वही चीज में पता सोचिए कैसे होगी, बताइए। यहाँ कृषि खेती कैसे होगी? यहाँ पर गर्म की वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, इवापोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, जिसकी वजह से पौधे जम जाएंगे और T1 बेहतर होगा। लेकिन वहाँ कैसे होगा? तिरछी लाइट पड़ती है, वहाँ लाइट ही नहीं इतना समय मिलता है कि पौधे जम जाए। ब्लैंकेट की वजह से। यहाँ ये लोग आर्टिफिशियल
कंट्री ग्रीन हाउस आर्टिफिशियल वो क्या करते हैं? जैसे क्या करते हैं, सन थोड़े समय में निकला, 1 घंटा वाले सूरज की रोशनी आई और बहुत हल्की आई, बहुत हल्की। तो ये क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पर सन की जो लाइट आई, यहाँ पे आई और सन की लाइट वापस भी हो जाएगी। जी सर। तो क्या करते हैं, ये चैम्बर इस तरह से बनाते हैं कि आ तो जाती है लेकिन जाने नहीं पाती। और जाने जब नहीं देती तो आज थोड़ा सा आया, कल थोड़ा सा आया, परसों थोड़ा सा आया, मिला जुला करके टेम्परेचर मॉडरेट। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और उतना टेम्परेचर हो जाता है जिसमें बेहतरीन तरीके के फल फ्रूट अनाज उग जाएगा ना। ये तो आर्टिफिशियल हो गया। जी सर। अगर मान लिया पृथ्वी का तापमान ज्यादा बढ़ता जाए तो क्यों बढ़ेगा? ग्रीन हाउस गैसेस का ही कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तभी तो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है, ये सब गैसेस का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो एक नेचुरली कंबल बन जाएगा पृथ्वी के ऊपर। और जो नेचुरली बन जाएगा, और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस गैस का होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? CO2। तो वो क्या है, हमारे पृथ्वी के धरातल से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक मोटी परत, इसीलिए CO2 को ब्लैंकेट कहा जाता है, CO2 ब्लैंकेट कहा जाता है। सन की लाइट आई, वापस गई, रुक जा रही है, इसीलिए कहा जाता है अगर ग्रीन हाउस गैसेस का लगातार बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो सन की लाइट आ रही है वापस नहीं जा पाएगी और धीरे धीरे वो हीट जो होती है इकट्ठा होती चली जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग। समझ गए बात? ये चीज मसला है। अब आइए वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कोई भी रासायनिक लिखो, कोई भी रासायनिक, भौतिक, जैविक कारक, कोई भी रासायनिक, भौतिक या जैविक कारक जो जल के प्राकृतिक गुणों को परिवर्तित कर दे, जल के प्राकृतिक गुणों को परिवर्तित करता है, जो मनुष्य या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, जल प्रदूषण कहलाता है। इसके 2 स्रोत हैं, लेकिन मैंने एक कहा था, सुनो मेरी बात। इन्वायरमेंट है, किसी जीव जंतु को क्या देता है? एनवायरमेंट को संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, रिसोर्स और कंडीशन जो देता है। और इस इन्वायरमेंट में रिसोर्स कंडीशन देता है। अगर कोई चीज इन्वायरमेंट के अंदर, चाहे वो रासायनिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे जैविक हो, कोई भी चीज जो अनवांटेड है, कोई जरूरत नहीं है, अनवांटेड, कहते नहीं वांटेड, वांटेड भाई है, और एक अनवांटेड है,
जिसकी जरूरत है। अगर किसी इन्वायरमेंट के अंदर चाहे रासायनिक, चाहे भौतिक, चाहे जैविक अनवांटेड चीज इन्वायरमेंट के अंदर चली जाएगी तो किसी जीव को जो इन्वायरमेंट रिसोर्स कंडीशन देता है क्या दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ये रूल पॉल्यूशन। अब देखो क्या इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट क्या है? वाटर है। आपको पानी भी तो वाटर भी पाएगा। जमीन भी है, लिथोस्फीयर है, बायोलॉजी है। ये सब चारों तरफ यही सब चीज देखेंगे। अगर अनवांटेड चीज एयर में आ जाए तो एयर पोल्यूशन हो गया। अगर अनवांटेड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चीजें पानी के अंदर आ जाए तो वाटर पोल्यूशन हो गया। अगर मृदा के अंदर आ जाए तो मृदा पोल्यूशन हो गया। बायोलॉजी के अंदर आ जाए तो बायोलॉजिकल। तो जैसे कोविड-19 में कोई सूक्ष्म जीव था ना, सूक्ष्म जीव था जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, वही आया हमारा लपेट के बाहर। तो अनवांटेड कोई जरूरत थी कोविड को? कोविड से कोई किसी को वापस थोड़ी थी आओ, ऐसा तो था नहीं। अनवांटेड थी। वाई? क्योंकि अनवांटेड कोई भी चीज एंट्री हुई तो पोल्यूशन। समझ गए बात? अब देखिए हमने क्या लिखा है? रासायनिक, भौतिक और जैविक कोई भी चीज जो पर्यावरण के अंदर एंट्री कर जाए और वो हमें इन्वायरमेंट रिसोर्स कंडीशन नहीं दे पाए, वही वाटर पोल्यूशन। ही तो लिखवाया है। अब देखिए वायु जल प्रदूषण के स्रोत क्या हमने बताया? सोर्स यानी स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। एक पॉइंट सोर्स है, बिंदु स्रोत, एक नॉन पॉइंट सोर्स। बिंदु स्रोत और नॉन पॉइंट सोर्स। देखो जैसे कोई तालाब है, एक कोई बड़ा सा झील है, अगर वाटर पोल्यूशन का स्रोत कोई मान लीजिए जैसे यहां से आ रहा है, सबको यहां मिला दिया इसमें और आ करके यही पॉइंट से गिरे, भाई सारा पोल्यूशन रासायनिक, भौतिक, जैविक जो भी था, सारे पोल्यूटेंट किसी एक जगह से आके गिरे। नॉन पॉइंट सोर्स इस तालाब के अंदर इधर से भी आ रहा है, खेतीबाड़ी का भी आ रहा है, इंडस्ट्रीज का भी आ रहा है, गार्बेज का भी आ रहा है, उसका कोई स्रोत नहीं है, चारों तरफ से आ रहा है। तो कैसा हुआ? तो अब इस बुनियाद पर आप आईक्यू खुद लगाओ कि पॉइंट सोर्स ज्यादा खतरनाक है कि नॉन पॉइंट सोर्स खराब? नॉन पॉइंट सोर्स। क्योंकि आप इस पॉइंट स्रोत को जब भी चाहोगे इसको क्या कर पाओगे? ये सवाल इस तरह पूछेगा। पॉइंट स्रोत ज्यादा आसान है वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए कि नॉन पॉइंट सोर्स? आसानी से क्या है? भाई एक मान लिया इधर से कोई इंडस्ट्री है, उसका पूरा पाइप लाकर यहाँ से जोड़ दिया, तो एक ही पॉइंट है ना, बंद कर दिया। अब इसका तो चार होता है, कुछ पता ही नहीं। तो लिखो जल प्रदूषण के दो स्रोत होते हैं, एक बिंदु स्रोत पॉइंट सोर्स, दूसरा लिख लीजिए मिश्रित स्रोत। मिश्रित स्रोत
मिश्रित स्रोत लिख लीजिए। बिंदु स्रोत के लिए किसी निश्चित स्थान से स्थान से नालियों पाइपों द्वारा पानी में गिराया जाता है। किसी निश्चित स्थान से नालियों या पाइपों द्वारा पानी में गिराया जाता है। कोई एग्जाम्पल फैक्ट्री लिख लीजिए, पावर प्लांट लिख लीजिए, फैक्ट्री पावर प्लांट। इसमें चीजें आसानी से नियंत्रित किया जाता है, आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला गैर बिंदु स्रोत, गैर बिंदु स्रोत लिखिए। खेतों से चारागाहों से चारागाहों से निर्माण स्थलों से गड्ढों से सड़कों से गलियों से आदि विभिन्न स्रोतों से बहकर आने वाले अपशिष्ट, आदि विभिन्न स्रोतों से बहकर आने वाले अब लिख लीजिए अलग अलग स्रोतों से बहकर आने वाले। अगला पॉइंट लिख लीजिए, थोड़ा सा हेडिंग डालिए। किसी जल में जल प्रदूषण को 3 तरह से मापा जा सकता है। किसी जल के अंदर जल प्रदूषण को 3 तरह से मापा जा सकता है। समझते बात? अब देखो, बताओ ये क्या है? बताओ। डीओ क्या है? ऑक्सीजन डिमांड, डिजॉल्व सही। देखिए, पहला डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व का मतलब खुली हुई। दूसरा बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आ गई बात? किसी जल के अंदर जल प्रदूषण को मापने का 3 तरीका है। ठीक है, देखिए मेरी बात समझ में? इसको सुनिए क्या है।
किसी पानी के अंदर पर यूनिट एरिया, पहले छोटा सा यूनिट एरिया दे दिया, जितना ही ज्यादा ऑक्सीजन घुली होगी उतना ही ज्यादा स्वच्छ पानी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? जितना ज़्यादा यानी जितना ही ज्यादा ऑक्सीजन होगा प्लांट ग्रोथ उतने ही बेहतरीन या स्वच्छ होगा। इसका मतलब वो कम होगा तो पोल्यूशन होगा। तो डीओ का मान जितना ज्यादा होगा पानी उतना ही स्वच्छ होगा कि नहीं? डीओ का मान कम, पोल्यूशन। डीओ का मान ज्यादा, पोल्यूशन नहीं। अब लिख लो डीओ क्या, लिख लो उसको उसी में लिखिए, इस तरह खा के इस तरह लिखिए, डीओ लिख लीजिए। प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में घुली ऑक्सीजन की मात्रा, घुली ऑक्सीजन की मात्रा प्रति इकाई आयतन में घुली ऑक्सीजन की मात्रा डिसॉल्व ऑक्सीजन कहलाती है, डीओ कहलाती है। समझ गए भाई अपने? समझ गए? आगे लिख लीजिए, इसका मान जितना ही अधिक होगा, इसका मान जितना ही अधिक होगा जल उतना ही स्वच्छ माना जाएगा। और इसका मान कम होगा तो प्रदूषण को दर्शाएगा। समझ गए बात? अब इसको लिख लीजिए। बात समझिए कि नहीं? ये वाला समझ गया? इसको लिख लीजिए क्या? पहली बात तो ये ध्यान रखिए, जिस पानी का डीओ ज्यादा होगा, इस तरह से पॉइंट्स बना के लिख, नोट बना के लिख दीजिए अपने किनारे, डीओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन बीओटी। जिसका डीओ ज्यादा होगा उसका बीओडी कम। रिलेशन बिल्कुल उल्टा होगा इसका। अब लिख लीजिए इसमें, जीवनिम्नीकरण बीओडी लिख लीजिए, जीवनिम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों को खत्म करने के लिए, जीवनिम्नीकरण प्रदूषकों को खत्म करने के लिए सूक्ष्म जीवों को जीवनिम्नीकरण प्रदूषकों को खत्म करने के लिए सूक्ष्म जीवों को
लगने वाली ऑक्सीजन की मात्रा, लगने वाली ऑक्सीजन की मात्रा उस जल का बीओडी कहलाता है। मेरी बात ठीक है? इसको हम समझा देते हैं। लिख लिया कि नहीं लिखा? फिर से बोल रहे, फिर से बोल रहे। जैव न्यूनीकरण प्रदूषकों को खत्म करने के लिए सूक्ष्म जीवों को लगने वाली ऑक्सीजन की मात्रा उस जल का बीओडी कहलाता है। देखो मेरी बात, इसमें क्या होता है, एक चैम्बर बनाते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं और पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे प्रदूषक जिसको सूक्ष्म जीव सड़ा गला कर खत्म कर दे तो उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल्स हम लिखवा चुके हैं ना प्रदूषक में। एक प्रदूषक ऐसे होते हैं जिनको सूक्ष्म जीव उसको सड़ा गला नहीं पाते हैं, जैसे प्लास्टिक है, डीडीटी कर नहीं कर पाते। हम ये कह रहे हैं बीओडी में क्या करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, बीओडी में क्या कर रहे हैं कि जैव निम्नीकरण, यानी जिसको सूक्ष्म जीव सड़ा गला सकते हैं उस प्रदूषक को बात कर रहे हैं। तो यहां पर 1 लीटर पानी में 5 डेज में, ठीक है, 5 डेज रखता टाइम लिया जाता है और इसके अंदर सूक्ष्म जीव होंगे ही, जाहिर सी बात है। जब सूक्ष्म जीव यहां पे होगा तो इस पानी के अंदर जो पदार्थ भी होंगे, जो पोषक तत्व भी होंगे। अगर जो पोषक तत्व ज्यादा है, पानी में ज्यादा है, तो आप इस जो पदार्थ को सड़ाने के लिए सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर जो पोषक तत्व ज्यादा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई यहां से ज्यादा होगी और पोषक तत्व यानी सूक्ष्म जो बायोडिग्रेडेबल्स यानी जो निम्नीकरण पदार्थ कम है तो ऑक्सीजन की सप्लाई यहां से कम होगी, क्योंकि यहां सिलेंडर में ऑक्सीजन भर दिया जाता है और सारा पैक कर दिया जाता है। इसको पैक कर दे, केवल सप्लाई ऑक्सीजन का ही से होगा। अगर जो निम्नीकरण पदार्थ ज्यादा है तो उसको सड़ाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई यहीं से होती है। साइंटिस्ट यहां अपना चेक कर ले रहा है, कई सैंपल लिया उसमें, 1 पानी, 2 पानी, 3, 4 पानी लिया। जिस पानी में ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जो निम्नीकरण पदार्थ ज्यादा मौजूद है, क्योंकि इसको सड़ाने गलाने के लिए सूक्ष्म जीव को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। उस अपशिष्ट पदार्थ जो निम्नीकरण पदार्थ इसमें अगर ज्यादा है तो उसको सड़ाने गलाने के लिए सूक्ष्म जीव को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और अगर कम है तो ऑक्सीजन तो कम लगेगी। समझिए बात। अब देखो क्या है, अगर पानी नॉर्मल रख दिया जाए, यहां पर बहुत सारा ज्वलनीकरण पदार्थ है, तो सूक्ष्म जीव इस पानी के अंदर क्या करेगा, इसको सड़ाएगा गलाएगा। यहां पर ज्यादा जो निम्नीकरण पदार्थ है तो ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी सूक्ष्म जीव को, और ये सूक्ष्म जीव कहां से ऑक्सीजन लेगा, पानी के अंदर ही जो घुली हुई ऑक्सीजन वही सूंघ लेगी। अगर ज्यादा गंदगी है यहाँ पर तो ऑक्सीजन ज्यादा लगेगी और ऑक्सीजन ज्यादा लगेगी
तो इसी पानी ही से तो जीव ले रहा है पूरा। जब ज्यादा लेगा तो और जीव जो पानी के अंदर, उन पर क्या दिक्कत, उनको दिक्कत पड़ जाएगी नहीं पड़ेगी, वो मरना शुरू हो जाएगा। समझ गए ना? अच्छा, अब देखिए, अगर डिसॉल्व बीओडी, इसी को बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बीओडी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, अगर यानी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, काहे के लिए, इसको सड़ाने गलाने के लिए, तो यहाँ पर जो खुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझिए बात कि नहीं? यानी जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब हुआ कि जब बीओडी का मान ज्यादा होगा तो डीओ का मान कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनको सड़ाने गड़ाने के लिए सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन को लेकर के उसको सड़ाने गड़ाने के लिए लगा दे रहा है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, वो इसी पानी के अंदर से लेगा, और जब पानी के अंदर से ऑक्सीजन लेगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इसीलिए इसका रिलेशन जो होता है, बीओडी जो होता है हमेशा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ होता है, यानी बीओडी की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसकी घट जाएगी। समझ गए बात? अब मेरी बात फिर चाय एक बढ़िया मिल जाए ना, तब हो जाएगा। देखिए इसमें क्या था, देखो इसमें क्या था, बायो डिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण पदार्थ है ना। सीओडी में क्या होगा, बायो डिग्रेडेबल्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन दोनों को सड़ाने के लिए, खत्म करने के लिए ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो क्या होगा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होगा, केवल बायोडिग्रेडेबल्स का होगा, जो निम्नीकरण का होगा, उस वाले में जो अजैव दोनों का निम्नीकरण। तो हमेशा बीओडी का मान ज्यादा होगा कि सीओडी का मान ज्यादा होगा? सीओडी। बहुत सही लॉजिक आपने समझ गया। देखो, क्योंकि इस वाले पानी से क्या होगा, जो सड़ी गली चीजें उसको भी सड़ाना है, और जो अजैव चीज है, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, डीडीटी, पीएचसी, उनको भी सड़ाना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी तो बीओडी में केवल बायोडिग्रेडेबल्स का होगा, केवल जैव निम्नीकरण का। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, पानी के अंदर घुलनशील पदार्थ जो ऑक्सीजन होती है, बीओडी। ये तीनों पैरामीटर किसी जल के अंदर जल प्रदूषण को मापने का होता है। समझ गए? किसी कोई दिक्कत? तो तुरंत आप कहोगे कि बीओडी में बायोडिग्रेडेबल्स, सीओडी में बायो नॉन। समझ गए कि नहीं? अब लिख लीजिए इसको, अब लिखिए इसको, बीओडी को लिख लीजिए, जैव निम्नीकरण बीओडी, जैव निम्नीकरण प्रदूषकों को लिख लिए लगातार सप्लाई चैन टूट जाती तो कहाँ से बात लिख लीजिए।
सीओडी में सीओडी में सीओडी वाले में लिखो। अरे सर ये तो बता लिख लिया ना, हो गया बीओडी में लिख लिया ना, जी सर। नहीं लिखा? जय निम्नीकरण पर किसी को थोड़ा खत्म हमारा करने ये के वाला लिए जय निम्नीकरण वाला दर्शकों को अच्छा इसमें क्या लिखा? इसके ऊपर व्यवहार लिखवाएं। अच्छा बीओडी तो कहते तो हो तो गया, हो क्या वो तो हो गया सही। अब इसमें लिखे सीओडी में लिखो, सही है देखो पहली बात ये एक बेहतर मापन, ये बेहतर मापन का तरीका है। ये शुरू कराएंगे। हाँ पहले लिखो। आगे लिख दीजिए जल में उपस्थित सभी प्रदूषकों को, जल में उपस्थित सभी प्रदूषकों के आगे दोनों में कामा में लिख दीजिए जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण दोनों। तो ये इसमें लिखा है सीओडी सीओडी में लिखा है ना। जल में उपस्थित सभी प्रदूषकों को, और प्रदूषक क्या है दोनों लिख लीजिए, और इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो लिख लो। तो समाप्त करने के लिए लगने वाली ऑक्सीजन की मात्रा COD कहलाती है। लिख लीजिए value of COD will be greater than BOD. यही सब फार्मूला दे के लेगा तो आदमी का नहीं पड़े तो साफ बोलने लगता है, क्या करें। ठीक है, समझ गया। वैल्यू ऑफ सीओडी की ज्यादा होगी किसके? बीओडी। क्योंकि इसमें बायो डिग्रेडेबल्स है और प्लस नॉन बायो डिग्रेडेबल्स। इसमें क्या है? ओनली बायो डिग्रेडेबल्स। बताइए, ठीक है, समझ आई? आगे लिख लीजिए सीओडी एक अच्छा मापक तरीका है वाटर पोल्यूशन को मापने का। लिख लिया? चलो अगला लिख लीजिए बढ़िया से, range of tolerance for the dissolved oxygen in fishes. Range of tolerance for fish. देखो जैसे कोई मछली है, मछली किस पानी में अच्छा रहेगा? स्वच्छ पानी का मतलब ऑक्सीजन भी हो जाता है, बस एक बात हुई। बिल्कुल सही। अब देखिए इसका सब रेंज जो है
आप देखिए क्या किसी मछली में पोल्यूशन डीओ, अच्छा ये एक कॉमन सेंस देखिए, जिस पानी का डीओ कम होगा उसमें मछली अच्छा पनपेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पनपेगी कह रही है, इसलिए तो उठाया जाए। तो देखिए फंस गया मैं उसका लाल ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। मैंने कहा जितना ही ज्यादा ऑक्सीजन है इसमें उतना ही डीओ का मान ज्यादा होगा। जिस पानी का डीओ ज्यादा होगा वो पानी सभी जीवों के लिए उतना ही बेहतर होगा। तो ये कह रही हैं कि भैया उल्टा बता रही हैं, अब इससे क्या सहमत है आप तो? तो हम क्या करोगे? इसलिए सर वो फिशेज में वो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वो लगाया जाता है मशीन। समझ रहे हो बात? देखो पानी वो लगाए रहते हैं ना ऑक्सीजन जो है। अच्छा आदमी जो नॉर्मल सोचते हैं ये क्या बोल कर रहा है, यही तो करते हैं ना। वो ऑक्सीजन की सप्लाई। अच्छा अब रेंज देखिए क्या है, पहले भी लिख लीजिए। अगर 9 ppm ऑक्सीजन है, 9 ppm 9 ppm पर पार्ट मिलियन, ppm बोल लीजिए पार्ट मिलियन, यानी 10 लाख में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख में 10 लाख हिस्सा अगर पानी का है तो कितना हिस्सा ऑक्सीजन? समझ लो, अगर ये 9 ppm है किसी पानी के अंदर, 9 ppm में 10 लाख में 9 हिस्सा केवल, अगर 10 लाख रुपए में 9 रुपए आए अगर उस पानी का है तो पानी जो है मछली बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल। जब देखो मछली उछल रही है साथ से, खुशी से बिल्कुल बात ये भी होता है कि अगर मान लीजिए जब पानी जिसे कम हो गए तो तड़पती तब भी उछलती है, लेकिन इसके उछलने में तड़प वाले उछलने में फर्क आ जाता है। तो देखिए अगर 9 ppm है, सपोर्ट अबंडेंट, बहुत ज्यादा अबंडेंट फिश, ठीक। अगर 9 इस तरह से आप समझ सकते हो, अगर 9 ppm है तो वहां पानी बहुत अच्छा, वो मछली बहुत अच्छा वहां से है। अगला लिखिए 7 ppm, 7 ppm अगर है तो ग्रोथ करेगी वहां पर, ग्रोथ, यहां पर मछली बहुत ज्यादा तादाद हो जाएगी यहां पे, क्योंकि देखिए जैसे ये कमरा है, इस कमरे में सब लोग हो, मान लीजिए एक 500 लोग बैठ गए, ऑक्सीजन सेम है तो क्या होगा, सांस फूलने लगेगी ना, तो ज्यादा लोग हम लोग नहीं रह पाएंगे, कम लोग होंगे तब उतना हो जाएंगे। तो अगर 9 ppm है तो फिश की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, और 7 ppm में है तो ग्रोथ होगी बढ़िया, यानी जितनी मछली है जितना होना चाहिए इसमें बढ़िया ग्रो करेगी। पता लगा 5 दिन के अंदर 1.5 किलो हो गई, फिर 5 दिन 2 किलो हो गया, मछुआरा जो है पूरा जाल भाई आप ये जो मछली मारने वाले आप देख लीजिए कितना पैसा बेहतरीन कमाते इस बार थोड़ी है। अरे भाई ये नदी में चले गए, नदी में गए 25-30 किलो मछली मार लिए,
भाई 25-30 किलो का मान लिए 25-30 ही मछली तो हुआ, और ये 20 उस मछली बहुत ज़्यादा। अब 20 मछली का मतलब है किसी से 200 रुपये किलो, 5,000 रुपये कौन सा इन्वेस्टमेंट किया, कौन सा उन्होंने भाई 2-4 घंटे एक आध घंटा पानी दे रहे उसके बाद निकाल रहे हैं। कौन ने उन्होंने उनको किताब पढ़े 10 दिन 15 दिन को पढ़ना भाई, कुछ पढ़े बड़े हैं कुछ नहीं। मछली गए उसी में तैरे वाले भी, वाटर टूरिज्म की तरह से गए, टूर भी किया, नाव बैठे मछली लाए और उसके बाद बेचा भी 500-600 रुपया लेकर, 5,000 रुपया लेके गए भाई। गाँव है सुबह से शाम तक एक मजदूर 8 घंटा काम करता है तो 350-400 रुपया पाया। 500 चलो 500 दे लो। अगर 500 बेचारा वो करता है सुबह से 8 घंटा तक करता है, 8 घंटा करता है ना। मिस्त्री 1,000 ले ले, कितना 1,000 600 700 800 क्या बताओ। और वो मछुआरा कूदा पानी और जाले तो निकाल 15-20 किलो मछली ले आया, और मछली के अंदर नदी के अंदर कौन सा वहाँ जाने को टैक्स लग रहा है। जी सर, इसको टैक्स नहीं लगता, पर टैक्स फ्री 7 ppm अगर है तो मछली की ग्रोथ अच्छी होगी। अगला लिखिए थोड़ी 6 ppm 6 ppm क्या होगा, 6 ppm में क्या होगा, रहने के योग्य सामान, यानी स्पॉनिंग अंडा देने के लिए होगा, स्पॉनिंग के लिए होगा, स्पॉनिंग अंडा देने के लिए मछलियाँ जो होती है बेस्ट कंडीशन जो होगा अंडा देने के लिए 6 ppm होगा। तो मछलियाँ अंडा देगी तभी तो उसकी प्रजाति तभी तो बचेगी, ठीक। अब लिखिए 3 ppm 3 से 5 ppm क्या चीज हो गया, 3 से 5 ppm स्ट्रेसफुल कंडीशन, चिंताजनक, स्ट्रेस का मतलब दबाव की स्थिति में, चिंताजनक दबाव में आ गई मछली। अब दबाव में आदमी तनाव मुक्त होना चाह रहा है, मछलियां आपस में लड़ गई। तनाव जो होता है भाई यही तो कहते हैं लड़ाइयाँ झगड़ा कैसे होगा, कहते तनाव में आ गए, तनाव में लड़ा गए। एक्चुअली वो एनर्जी लेवल एंट्रोपी जो होती है तभी होगी जब ये एनर्जी निकलेगी, तभी उसी में खावड़ मारपीट कर दिए, गुत्था कर दिए। अब वो जब कहते नहीं, अच्छा जब हमेशा जब बहुत कस के जब आदमी गुस्सा है तो उसको कुछ देर लड़ लेना चाहिए, लड़ो। ये हमेशा जो बुजुर्ग होते हैं बड़े समझदार, तो जो लड़ाई वड़ाई होती है वो नहीं तुरंत जाके छुड़ाने लगते हैं, जब तक कहते नहीं जब छुड़ाने लगो तो और वो कस के उछलते हैं। उसके बाद उसके पीछे जो लॉजिक है, वो जो ऊर्जा इंट्रोपी इसको बोलते हैं, इंट्रोपी अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी जो है वो जब तक रिलीज नहीं होगी तब तक वो डाउन नहीं होगी। 2-4 फैट इनको मारा, 2-4 फैट उनको मारा, अच्छा मारने में भी ताकत लगी, मार खाने में हाँ यार बचना जो रहता है तो होता क्या है 10-5 मिनट बाद रिलैक्स, तभी तो बैठे लड़ते तो ये चीज होती है। 3 से 5 ppm होगा तो क्या होगा, तनाव कंडीशन मछली आ जाएगी। अब लिख लीजिए अगर 3 ppm से कम है तो मछली की बनने कम हो, समझ गए बात।
पॉपुलेशन तो मछली उस पानी के अंदर मछली की पॉपुलेशन क्या होगी? कम कम हो जाएगी। तो कितने पैरामीटर? 9 ppm, 7 ppm, 6 ppm 3 से 5 और 3 से 5 और फिर 3 से कम। 9 कंडीशन ppm होगा तो क्या होगा? 9 ppm में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। 7 ppm होगा तो अभी ग्रोथ अच्छी ही होगी। ग्रोथ अच्छी होगी। और 6 ppm होगा तो अंडा अंडे के लिए होगी। और 3 से 5 होगा तो स्ट्रेसफुल। यहाँ पर जो है, इसीलिए जब आपने देखा होगा, जब गांव में ताल का मराव होता है, मछली का मराव होता है ना, तो जब पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तब देखा होगा मछलियां घायल अवस्था में रहती हैं। कहते हैं ये कटा है, वो कटा है, ये कटा है ना, और वो बेचारी ऑक्सीजन की कमी, स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो इधर उधर करती है, उसी में लग जाता होगा। आगे बीओडी का एक रेंज जो माना, बीओडी लिख के बताएं। जी सर। बीओडी बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये लिखवा चुके हैं, आप जानते हो। इसका हम बताना क्या चाहते हैं, कंडीशन कहते हैं। इसको नापने के लिए स्पेसिफिक टाइम जो देते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड जिसे बोलते हैं, स्पेसिफिक टाइम 5 दिन था ना, 5 दिन तो था। जी सर। ये मुझे बताया 5 दिन था। टेम्परेचर कितना दिया जाएगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो 20 डिग्री। डार्क कंडीशन होगा, डार्क डार्क कंडीशन होगा, ठीक है। वाटर का बीओडी लिख लीजिए, वाटर का बीओडी कितना होना चाहिए बेहतरीन। देखिए 1 से 2 अगर बीओडी, अच्छा देखिए बीओडी कम होगा तो डीओ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बीओडी जितना ही कम होगा उतना ही तो अच्छा होगा। तो अगर 1 से 2 बीओडी का मान है तो अच्छा होगा कि ज्यादा खराब होगा? अच्छा होगा। वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वेरी गुड है तो क्या मतलब हुआ? अगर एनालाइज करें, इसमें सर जो प्लांट हो गए, एनिमल होंगे, उनका बढ़िया ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। ग्रोथ हो गए तो किस कंडीशन में बीओडी कम होगा? हाँ सर। किस कंडीशन में बीओडी कम होगा? जब वहाँ पे जब सर उस पानी के अंदर जो निम्नीकरण पदार्थ की मात्रा कम है, बस खत्म। यूपीएससी क्या करेगा? इसी तरह से देगा फिर एनालाइज कराएगा स्टेटमेंट देख करके। अगर ये है तो ये होगा, क्या कथन कारण दोनों सही है? इसी तरह आप जैसे ये बीओडी का मान इतना दिया, वेरी गुड दिया, और फिर स्टेटमेंट कथन दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो निम्नीकरण पदार्थ की मात्रा कम है, ये कथन है। कारण कुछ और दे देगा, कहेगा क्या, फिर क्वेश्चन बनाएगा केवल पहला सही है, दूसरा दोनों सही है, तीसरा एक पहला दूसरे को क्या सही एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता। इसी स्टेटमेंट के अंदर ही जो सवाल बनाता है
इसीलिए यूपीएससी जो करेगा वो आपसे फैक्चुअल की बहुत डिमांड नहीं करेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट की डिमांड करेगा। वो कॉन्सेप्ट को समझो, जब ये कॉन्सेप्ट सारे समझो रहोगे अपने आप उससे निकाल के बड़े मोहब्बत से करके चलो भैया ले कोई फैक्टर नहीं मांगेगा। अभी देखिए जो आपको दिखाया था, सीधे पूछा है कमीशन यूपीएससी ने कि जो WHO का है एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है 2005 से 2021 के बीच पे जो बदलाव हुआ है उसके मुख्य बिंदु को वर्णन करिए और किस रिस्पेक्ट में बदलाव हुआ है और भारत क्या इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए। उसमें कोई फैक्ट पूछा उसने कोई करके तो आंसर पूरी आंसर लेकिन जब ये समझे रहोगे तभी तो। अब लिख लीजिए अगर बीओडी का मान 3 से 5 है, 3 से 5 है तो ये फेयर होगा। इसका मतलब मॉडरेटली क्लीन होगा। मॉडरेटली का मतलब हाँ बहुत ना मॉडरेटली जीवन देने के लिए ठीक है। इसका मतलब बीओडी का मान जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा इसका मतलब वहां पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अगला लीजिए, इसीलिए आपको एनालाइज जरूर कर लेना वो बात, जो बात है उसको जरूर अपने शब्दों में समझ लेना। देखिए बीओडी का मान अगर 6 से 9 है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ। अगर बीओडी का मान ज्यादा तो क्या होगा ज्यादा, बिल्कुल सही। उसमें पोल्यूटेड ज्यादा, पोल्यूटेड ज्यादा तभी तो ज्यादा डिमांड हो रही है ऑक्सीजन की। बस इतनी अपने शब्दों में जाने। बीओडी का मान अगर 6 से 9 है तो आप लिख लीजिए कि वहां पुअर है कंडीशन, पुअर कंडीशन हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बीओडी का मान से अगर ज्यादा है तो वहां पर जो निम्नीकरण की मात्रा ज्यादा मौजूद है। बात समझ गए? क्या चीज आप लिख लीजिए क्या लिख लीजिए 10 मिलीग्राम पर लीटर। फिर क्या होता है तीसरा लीटर बोलिए तो रहा है 10 मिलीग्राम पर लीटर अगर ऑर्गेनिक मैटर है किसी पानी के अंदर, ये तो हुआ यानी 1 लीटर में 10 मिलीग्राम अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो लिख लीजिए वेरी पॉल्यूटेड, बहुत ज्यादा। इसी पानी के अंदर कार्बनिक पदार्थ कितना मौजूद है। कार्बनिक पदार्थ मतलब जो निम्नीकरण अगर 10 मिलीग्राम पर लीटर है तो इसका मतलब हुआ कि वो पानी क्या है वेरी पॉल्यूटेड। ठीक है, अब आगे आ लीजिए बीओडी सीओडी का अंतर आप जानते हो, समझ गए हो ना? लिखा है कि ना लिखा है? कोई मुख्य बिंदु disease caused by the drinking water pollution. Disease caused by drinking polluted water. जो पॉइंट्स बताया जाएगा
उस पॉइंट में बड़े ध्यान से, क्योंकि उसी पॉइंट से सवाल पूछेगा, एक थोड़ा सा वेरी करके उसे गलत करवा देगा। पहला, गंदे पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां होंगी उसको स्पेसिफिक लिंक नोट करते हैं। पहला, कॉलरा। कहते हैं काला होता है गंदा पानी पी लिया, ये थोड़ी कहते हैं एयर पोल्यूशन से हो गया, ये नहीं कहेंगे ना। कॉलरा में जब पानी गंदा पी लिया तभी तो हुआ, तो वो बीमारी वो लिखना है। टाइफाइड, टाइफाइड ये थोड़ी कहोगे वो एयर पोल्यूशन ज्यादा हो गया टाइफाइड हो गया। अगला लिख लो, जियार्डिया। जियार्डिया इंटेस्टिनालिस होती है, जियार्डिया ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं, परदादा इंटेस्टाइन कहते हैं। इसी को सवाल पूछा गया है भैया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन किसे कहा गया है, क्या बोला जाएगा? जियार्डिया। जियार्डिया। अब इंटेस्टाइन में जो गया पेचिस यही सब तो आएगा। तो ये क्या एयर पोल्यूशन से होगा? क्या नॉइज पोल्यूशन से होगा? क्या मृदा पोल्यूशन से होगा? पानी तो जैसे पानी पिए पूरा मामला होगा। ठीक, और अगला लिखिए, डायरिया। डायरिया, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, बी नहीं ए, ध्यान रखिएगा ए। इतनी बीमारी ये वाटर पोल्यूशन से होगा भैया। अगला लिख लीजिए, आधा हेड लीजिए, अदर डिजीज बाय वाटर पोल्यूशन। अदर डिजीज, अदर डिजीज बाय वाटर पोल्यूशन। पहला लिख लीजिए, पहले वो लिख लीजिए मेटल का नाम, किसकी वजह से लिख लीजिए मिनीमाटा। मिनीमाटा छोटे छोटे दाने हो जाते हैं फफोले ना। मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा डिजीज ये किससे होगा? गंदे पानी से। एक्चुअली क्या होता है, पानी के अंदर कुछ टॉक्सिक हैवी मेटल पहुंच जाते हैं। जब वो किसी T1 में या T2 T3 किसी में जाता है तो मनुष्य लेता है, और मनुष्य लेने के बाद उस मनुष्य को बीमारी होती है। ठीक है, जैसे आप T1 का जब बात करें तो आप समझ जाओगे T1 क्या है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। T2 जो पेड़ पौधे होते हैं, ये हम अब कहने बार बार नहीं जाएंगे, आपको मतलब T1 T2 T3 इस लेवल पे आपका दिमाग हो चुका है कि ये सिर्फ कह कर समझ जाए। जब कोई हैवी मेटल्स पानी के अंदर जाता है तो उससे कोई जीव खाता होगा उसको। जब उस जीव को कोई मनुष्य के अंदर जब आता है तो मनुष्य को बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे मछली से एक बीमारी होती है जिसका नाम मिनीमाटा डिजीज। ये किस मैटर से होगा? Hg मरकरी, बिल्कुल सही।
मर्द इस पर भी पूछा जाता है। जिंक की कमी से जिंक अगर पहुंच किया जाता तो क्या होगा? डिस्फाइलेक्सिया, इसको पहले इधर लेंगे। डिस्फाइलेक्सिया, डिस्फाइलेक्सिया ये जिंक जब बॉडी के अंदर पहुंचा जाता है, ठीक है। एक बीमारी होती है इटाई, इसी को आउच भी कहते हैं। किसकी वजह से होगी? कैडमियम, ठीक, कैडमियम की वजह से होगी। ये सारे सवाल पूछे गए हैं। अगला लिख लीजिए, बीमारी एक होती है इटाई की वजह से, एक सीसा लेड से क्या होगा? लेड से कौन सी बीमारी से कई सिम्टम होते हैं, लिख लीजिए। एनीमिया, सिर दर्द, दांतों का कमजोर होना, ठीक है, ठीक है। नी नॉक डिजीज, नी नॉक डिजीज, अब बताओ। नी जकड़ उठा, अब उसके अंदर वही नहीं हो रही, आप क्या करोगे? बध गया, पैरे नहीं से वो हो रहा। ये होगा फ्लोराइड की वजह से। फ्लोराइड, जब किसी पानी के अंदर फ्लोराइड ज्यादा होगा, नी नॉक डिजीज, ठीक है। अब लिख लीजिए, एक बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये किसकी वजह से हो जाएगा? बढ़ा सके? हाँ सर, ये जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जरूरत, ऑक्साइड, हाँ ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है ब्लड में, जब सर उसमें मेथ हीमोग्लोबिन बनाएगा ना, नाइट्रोजन हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करेगा, वो ब्लू बेबी सिंड्रोम, देखो नाइट्रोजन ठीक है। क्या चीज रहने? यस सर। तो यार